दोस्तों, पूरी दुनिया में 9 अगस्त के रोज वर्ल्ड इंडिजिनस डे मनाया जाता है। भारत में भी इस रोज आदिवासी समाज और उनके संघर्ष के बारे में बातें होती हैं। भारत में इंडिजिनस डे को आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदिवासी प्रश्न को समझने के लिए मैं भी कुछ सालों से कोशिश कर रहा हूं और वर्ल्ड इंडिजिनस डे के इस मुबारक मौके पे मैं अपनी कुछ बातें आदिवासी समाज के बारे में साझा करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। आदिवासियों के बारे में बात कहाँ से शुरू हो, आदिवासियों के इतिहास को कैसे समझा जाए, यह प्रश्न बहुत ही जटिल है। लेकिन मैं अपने अनुभव से यह बात कहना चाहता हूं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर एडवर्ड सईद थे, उनकी किताब ओरिएंटलिज्म आदिवासी प्रश्न को समझने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। आप में से कुछ मेरे दोस्त यह सवाल पूछ सकते हैं कि एडवर्ड सईद की जो किताब है ओरिएंटलिज्म, जो साल 1978-79 में आई, इसे तो अमूमन अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता है। इसे आदिवासी प्रश्न को समझने में कैसे मदद मिल सकती है? ओरिएंटलिज्म के बारे में समझदारी ये है कि यह किताब पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ को समझने में ही हेल्पफुल है। लेकिन मैं अपने अनुभव और अपने अध्ययन के आधार पर यह कहना चाहूँगा, यह प्रपोज करना चाहूँगा कि यह किताब आदिवासी प्रश्न को समझने की कोशिश करने वाले विद्यार्थी ज़रूर पढ़ें। जिन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी है, उनसे मेरा अनुरोध है कि कम से कम आप YouTube पे एडवर्ड सईद के कुछ लेक्चर्स हैं, कुछ इंटरव्यूज़ हैं, उसको ज़रूर देखें। इससे भी आपको एडवर्ड सईद के थॉट और ओरिएंटलिज्म के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। एक ऐसे ही इंटरव्यू में एडवर्ड सईद ने बतलाया कि जब 1798 में 1798 में जब फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट इजिप्ट यानी मिस्र पर हमला करता है, तो उसकी टोली में न सिर्फ हमलावर, न सिर्फ सिपाही, न सिर्फ असलहा और बारूद ढोने वाले फौजी थे, बल्कि उस टोली में विद्वान, स्कॉलर्स, लैंग्वेज और लिंग्विस्ट के जानकार और फिलोलॉजी के भी माहिर थे। सवाल ये उठता है कि जब इजिप्ट को राजनीतिक तौर पे जीतना है, तो वहाँ स्कॉलर का क्या काम है? स्कॉलर तो कोई युद्ध नहीं कर सकते,
युद्ध तो सिपाही ही करेगा। फिर वहां पे स्कॉलर, लिटरेचर और लैंग्वेज के जानकार क्यों गए? एडवर्ड सईद समझाते हैं कि पहले के हमले के मुकाबले में ये जो नेपोलियन का जो हमला था वो पहला इंपेरियलिस्टिक हमला था सही मानों में। उनके शब्द हैं, इट वॉज फर्स्ट इंपेरियलिस्टिक अटैक। क्योंकि हमले तो पहले भी हुए हैं, राज्यों को पहले भी जीता गया है, लेकिन ये हमला इस मामले में अलग था क्योंकि नेपोलियन ने न सिर्फ इजिप्ट को जीता बल्कि उन्होंने इजिप्ट के बारे में जानकारियां इकट्ठा की, उनके बारे में रिकॉर्ड्स बनाए, उनके बारे में सर्वे किया और उनके इतिहास को लेखन किया। अब इतिहास के लेखन करने से नेपोलियन को क्या फायदा हुआ? नेपोलियन को यह फायदा हुआ कि नेपोलियन ने अपने स्वार्थ के मुताबिक इजिप्ट के इतिहास को लिखा और इजिप्ट के लोग जब नेपोलियन और उनके समर्थित और उनके पोषित लेखकों की किताब, उनकी बातें जब जाने तो वे अपने इतिहास से दूर हो गए और वे कॉलोनियल नॉलेज सिस्टम को अपना नॉलेज सिस्टम मानने लगे। और इस तरह से नेपोलियन ने उनके ऊपर राजनीतिक गुलामी के साथ साथ कल्चरल और इंटेलेक्चुअल गुलामी भी थोप दी। राजनीतिक गुलामी तो कुछ सालों के बाद खत्म हो गई, लेकिन कल्चरल क्षेत्र में, इंटेलेक्चुअल क्षेत्र में अभी भी वो गुलामी बहुत हद तक खत्म नहीं हुई है। यह प्रश्न आदिवासियों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब 300 साल पहले अंग्रेज और कॉलोनियल स्टेट और ब्रिटिश राज जब आदिवासी इलाकों में दाखिल हुए, और वो अकेले नहीं थे, क्योंकि इतने बड़े विशाल भारत पे कब्जा करने के लिए और उसे चलाने के लिए उन्हें लोकल लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए तो उनका साथ देने में यहाँ के साहूकार, यहाँ के ज़मींदार, यहाँ के ऊंची जाति के लोग, यहाँ के पैसे वाले लोग उनके साथ शामिल थे। तो जो नेटिव एलिट्स थे और जो अंग्रेज़ थे उनकी दोस्ती थी, उनके बीच में गठजोड़ था। और जब यह गठजोड़ आदिवासी इलाकों में गया तो उन्होंने न सिर्फ आदिवासियों से उनके जल जंगल जमीन छीनने शुरू किए, बल्कि उनके बारे में ज्ञान अर्जन भी शुरू किया। जब यह ज्ञान अर्जन शुरू हुआ, जब आदिवासियों के बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव शास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने ज्ञान इकट्ठा करना शुरू किया, तो वह ज्ञान आदिवासियों की नज़रों से नहीं इकट्ठा किया गया था, बल्कि गैर आदिवासियों की नज़रों से इकट्ठा किया गया था। और इसीलिए आदिवासियों के बारे में जो भी बातें लिखी गईं या ज़्यादातर बातें लिखी गईं वो आदिवासियों की ज़मीन से, उनकी हकीकी ज़िंदगी से मेल नहीं खाता है। यही बात एडवर्ड सईद भी कह रहे हैं कि जब वेस्टर्न मीडिया इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में जब चित्रण करती है, उनको रिप्रेजेंट करती है, तो एडवर्ड सईद, जिनका वास्ता फ़िलिस्तीन से है, उन्होंने मुसलमानों को और इस्लामिक दुनिया को बहुत करीब से देखा है। तो जब एडवर्ड सईद को लगा कि जो मीडिया दिखा रहा है वैसी चीज़ें तो उन्होंने नहीं देखी है, ये तो कुछ और ही बात दिखा रहा है,
और उसी दौरान एडवर्ड सईद को ओरिएंटलिज्म और बाकी जो उनकी जो अहम किताबें हैं कवरिंग इस्लाम, उसको लिखने का उनके अंदर में एक प्रेरणा मिली। क्योंकि जो कॉलोनियल मानसिकता है वो न सिर्फ राजनीतिक तौर पे आपको गुलाम बनाती है बल्कि आपको इंटेलेक्चुअली भी गुलाम बनाती है। यही बात ज्योतिराव फूले भी कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम को अगर आप समझना है, शूद्रों की पॉलिटिकल एंड सोशल और इकोनॉमिक हालत को, खराब हालत को समझना है तो आपको कल्चरल डोमेन में जाना पड़ेगा। अगर आप कल्चरल डोमेन में नहीं जाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हथियार के बल पे सत्ता कुछ दिनों के लिए किसी पे थोपी जा सकती है, लेकिन अगर उस सत्ता को परपेचुएट करना है, लंबे समय तक बना के रखना है, तो आपको यानी जो डोमिनेंट क्लास है उसको, जो डोमिनेटेड क्लासेस होते हैं उनके ऊपर अपनी हेजेमनी स्थापित करनी पड़ती है। यही बात एंटोनियो ग्राम्सी भी अपने कॉन्सेप्ट हेजेमनी के थ्रू कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हेजेमनी को समझने के लिए हमें न सिर्फ अपना ध्यान ब्रूट फोर्स की तरफ सीमित करना है बल्कि हमको कल्चरल डोमेन में भी जाके देखना है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जाके देखना है कि किस तरह से जो रूलिंग क्लास है अपने स्वार्थ को, अपने हितों को, जो डिफीटेड, जो सब्जिग्यूटेड, जो वर्किंग क्लास है उसके जहन में जाके डाल देता है। और यही तो हेजेमनी है कि हम जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, हमको लगता है कि हम अपने फायदे में काम कर रहे हैं लेकिन हम फायदा किसी और का करते हैं। यही बात डॉक्टर अंबेडकर भी कह रहे हैं कि जब भी ऊंची जाति का लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है तो वह उसका नाम राष्ट्रवाद दे देता है, नेशनलिज्म दे देता है, उसका नाम वो नेशनल इंटरेस्ट दे देता है। और जब भी लोअर कास्ट, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटीज अपने हितों की बात करता है, अपने वाजिब हक की बात करता है, तो कहा जाता है कि वो कम्युनल हो गया है, वो सांप्रदायिक हो गया है, वो सेक्टेरियन हो गया है। तो जो बात एडवर्ड सईद अपनी किताब ओरिएंटलिज्म में बतलाना चाहते हैं वो ये है कि हमें कल्चरल डोमेन में जो नॉलेज प्रोडक्शन हुआ है उसको समझने की ज़रूरत है। और अगर हम इस मेथोडोलॉजी से हम आदिवासी क्वेश्चंस को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो कॉलोनियल नॉलेज सिस्टम है या जो आज़ादी के बाद से जो नॉलेज सिस्टम पैदा हुआ उसमें समानता है, उसमें बहुत मेल खाता है और वो आदिवासियों को आदिवासियों के बारे में सही जानकारी नहीं देता है बल्कि उनको गैर आदिवासियों की दृष्टि से उसे बतलाता है। मिसाल के तौर पे जैसे ही आप आदिवासियों को ट्राइब कहते हैं, उसको ट्राइबल से जोड़ देते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई आधुनिक समाज है, कोई मॉडर्न समाज है, कोई प्रोग्रेसिव समाज है, कोई पढ़ा लिखा समाज है और कोई दूसरा समाज जो ट्राइब है, जो ट्राइबल है, जो कि पिछड़ा है, जो कि बैकवर्ड है, जो आइसोलेटेड है, जो किसी दूसरी दुनिया में है, वो बहुत पिछड़ गया है, वो उसको सिविलाइज करने की ज़रूरत है, उसे मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है। यही बात अंग्रेज़ों ने भी कही और यही चीज़ हमें आज भी आज़ादी मिलने के बाद भी दिखता है कि आदिवासी इलाकों में कोई अगर डेवलपमेंट की बात होगी, कोई विकास का कोई काम होगा तो उसमें आदिवासियों के हितों को नहीं देखा जाएगा बल्कि गैर आदिवासी उस प्लान को बनाएंगे, गैर आदिवासी उस कल कारखाने को चलाएंगे और आदिवासियों से कहा जाएगा कि आप राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी ज़मीन, अपने घर बार दे दीजिए और आप विस्थापित हो जाइए। प्रोफेसर रोज कैरकेट्टा अपनी एक कहानी फिक्स डिपॉजिट में बहुत ही सेंसिटिव तरीके से दिखलाती हैं कि विकास और उसके साथ जो विनाश हो रहा है, जो डेवलपमेंट के साथ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यह सवाल
हमें आदिवासियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। हम क्या समझते हैं कि आदिवासियों से आपने ज़मीन ले ली, उनको कंपनसेशन के नाम पे कुछ कौड़ी उनको दे दिया, कुछ कागज़ के बंडल उनको दे दिए, कुछ नोट दे दिए और आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन जब आदिवासियों को कुछ पैसे देके या बगैर पैसे दिए हुए उनको डरा के धमका के जब उनको उनके इलाकों से विस्थापित किया जाता है, तो कुछ पैसे भले भी आप उनको दे दें, वो पैसे उनकी ज़िंदगी को बचा नहीं पाते हैं, बल्कि वो अपने हैबिटेट से पूरी तरह के लिए उजड़ जाते हैं। फिक्स डिपॉजिट कहानी में रोज़ करकेटा यही दिखाती हैं कि एक परिवार आदिवासी है जो अपने खेती बाड़ी में अपने जीवन में खुश है, लेकिन डैम जब बनता है तो डैम बनने के नाम पे उस परिवार को विस्थापित कर दिया जाता है और कागज़ के कुछ नोट उनको कंपनसेशन के नाम पे थमा दिए जाते हैं। लेकिन वक्त और परेशानी की जो आंधी है उसमें कागज़ के जो नोट हैं वो उड़ जाते हैं और आदिवासी परिवार जो है वो बिखर जाता है। तो विस्थापन को भी आदिवासी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब देखेंगे, विकास को भी जब आप आदिवासी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो पहले चलता हो चाहे अब चल रहा हो, वो आदिवासियों के हित से नहीं बल्कि गैर आदिवासियों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। प्रोफेसर वर्जीनियस खाका यह बात कई बार कहते हैं और यह बात सही भी है कि इस देश में कॉलोनियलिज्म एज ए पॉलिटिकल सिस्टम तो ख़त्म हो गया, लेकिन कॉलोनियल मानसिकता और कॉलोनियलाइजेशन जो प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं हुआ है, यानी सत्ता में परिवर्तन हो गया है। मगर हम आज भी आदिवासियों को आदिवासी कहने से डरते हैं, हम उन्हें ट्राइब कहते हैं। जब आदिवासी कहते हैं हम इंडिजिनस हैं, तो गैर आदिवासी कहता है नहीं, भारत में सब इंडिजिनस हैं। लेकिन वही सवर्ण लोग मुसलमानों को और ईसाइयों को गैर भारतीय, नॉन इंडिक उनके धर्म को कहने से नहीं कतराते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि हिंदू ही इंडिजिनस है और क्रिश्चियन और जो मुस्लिम्स हैं, जो इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है, वो तो बाहर का रिलीजन है। बी.डी. सावरकर अपनी किताब हिंदुत्व में कहते हैं कि मुसलमानों को और ईसाइयों को जब तक कि वो अपने पुण्य भूमि, अपने होली लैंड हिंदुस्तान में नहीं बना लेते हैं और जब तक उनका रिश्ता मक्का से और पैलेस्टाइन से कट नहीं जाता है, तब तक उनकी देशभक्ति शक के दायरे में है। दोस्तों, जब बात आदिवासियों की आती है और जब वो कहते हैं कि हम इंडिजिनस हैं, यह बात बहुत बुरी लगती है सत्ता वर्ग को। उनको लगता है यहाँ सब इंडिजिनस हैं, लेकिन वही अल्पसंख्यकों को इंडियन और नॉन इंडियन, इंडिक और नॉन इंडिक, नेशनलिस्ट एंड एंटी नेशनल, इन सारे खानों में बांटने से राइट विंगर फोर्सेस पीछे नहीं हटती है। सवाल ये है कि आदिवासियों को जो ट्राइब कहते थे, जो आदिवासियों को पिछड़ा कहते थे, उनके सामने आज सच्चाई खुल गई है कि आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर में बेतहाशा वृद्धि, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, हर तरह की बीमारियों और महामारी के फैलाव, हर रोज़ अस्पतालों में लोगों की बढ़ती बीमारी, यह बात साबित करती है कि आदिवासियों का जो जल जंगल जीवन, जो उनकी पद्धति है, जीने और जियो और जीने दे की जो पद्धति है, जो नेचर के साथ उनकी हार्मनी की जो उनकी कॉस्मोलॉजी है, वही कॉस्मोलॉजी ये तथाकथित सिविलाइज वर्ल्ड को बचा सकती है। आदिवासी कॉस्मोलॉजी में इंसान जो है वो सेंटर में नहीं है, बल्कि प्रकृति के सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबको सेंट्रलिटी मिली हुई है। आदिवासी कॉस्मोलॉजी में सांप और बिच्छू को भी जीने का अधिकार है, लेकिन गैर आदिवासी समाज की कहानियों को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सांप और बिच्छू जो है वो इंसान के दुश्मन हैं। लेकिन हकीकत ये है, यह बात साइंटिस्ट भी कहते हैं कि सांप और बिच्छू भी इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है
कि जहाँ एक तरफ अंग्रेज़ों ने आदिवासियों की जो रियलिटी है उसको बिगाड़ी, उनकी तारीख को बिगाड़ी, उनके जल जंगल ज़मीन को लूटे, उनको विस्थापित करने का सिलसिला शुरू किया। आज़ादी के बाद भी वो सिलसिला बंद नहीं हुआ। आदिवासियों को आदिवासी के नाम से नहीं पुकारा जाता है, हालांकि आदिवासी महासभा 1930 की दहाई से ही आंदोलन कर रहा है। आदिवासी जब स्टेटहुड और ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो यह बात बड़ी नागवार गुजरती है, मगर वहीं महात्मा गांधी जब अंग्रेज़ों से कहते हैं कि भारतीयों को यह अधिकार है कि वही अपनी शासन व्यवस्था को चलाएं, चाहे उनका शासन व्यवस्था कितना भी बुरा क्यों नहीं हो, कितना भी अराजकता पर आधारित क्यों नहीं हो, और अंग्रेज़ों को कोई अधिकार नहीं है हिंदुस्तानियों पर रूल करने का, चाहे उनका शासन व्यवस्था कितना भी बेहतर क्यों नहीं हो। यही बात जब आदिवासी कहता है, अबुआ देश अबुआ राज, जब यही बात ऑटोनॉमी की बात कही जाती है, यही बात आदिवासियों को अपने अधिकार की बात की जाती है, तो कहा जाता है कि आदिवासी जो है सेक्टेरियन हो गए। इसीलिए आप देखेंगे सोशोलॉजिस्ट को देखिए या इतिहासकार को देखिए या पॉलिटिकल साइंटिस्ट को देखिए, उन्होंने भारत में आदिवासियों के सवाल को आदिवासियों के दृष्टि से नहीं समझा है। बस एक ही फिक्र थी कि आदिवासी कितना मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेट हो रहा है, आदिवासी कितना हिंदू सोसाइटी में इंटीग्रेट हो रहा है, आदिवासी कितना मेन स्ट्रीम का पार्ट बन रहा है। बस इसी दृष्टि से किताबें लिखी गई हैं और आदिवासियों के जो वाजिब मांग है उसके ऊपर शंका दिखाई गई है। निर्मल कुमार बोस की किताब ट्राइब्स इन इंडिया को हाल फिलहाल में मैं पढ़ रहा था, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने संथाल विद्रोह जो 19वीं सदी में चली है उसको भी खारिज किया और कहा कि ये कामयाब नहीं हो सके क्योंकि इसकी लीडरशिप जो थी वो पढ़े लिखे लोगों की हाथ में नहीं थी। उसी तरह उन्होंने आज़ादी के बाद से जो ऑटोनॉमी के लिए जो मूवमेंट चल रहा था उसको भी उन्होंने अलगाववादी कह के उसको भी खारिज किया। यानी आदिवासियों के जो आंदोलन हैं, जो ऑटोनोमस जो इंडिपेंडेंट आंदोलन है, जो उनके जल जंगल जीवन के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं, उसको भी हमारा जो सोशल साइंस है वो खारिज करता है। इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम वर्ल्ड इंडिजिनस डे के मौके पे आदिवासियों के जो इतिहास हैं, आदिवासियों के जो कल्चर हैं, जो उनके मसाइल हैं, जो उनके प्रॉब्लम हैं, उनको आदिवासियों के पर्सपेक्टिव से हम देखें। और यह काम ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल ही कर सकता है। वही इंटेलेक्चुअल जो वंचित समाज से आएगा, जो आदिवासी समाज से आएगा, उन्हीं की बड़ी जिम्मेदारी है कि वह इस अन्याय के जो माहौल है उसके खिलाफ बोले, उसके खिलाफ लिखें। और जो गैर आदिवासी समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, जो भी प्रगतिशील लोग हैं, उनको चाहिए कि वो आदिवासियों की आवाज़ में उनके साथी बने और उनका सहयोग करे, ना कि उनकी लीडरशिप को हथियाने के लिए आगे आए। आज गैर आदिवासियों के ऊपर ये जिम्मेदारी है और उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि उनको आदिवासियों को सिविलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज ज़रूरत इस बात की है कि वो समझे कि जो ज्ञान विज्ञान जो उन्होंने पूरी दुनिया पर थोपा है वो आज संकट के दौर से गुजर रहा है। इसलिए आदिवासियों का जो जीवन है, जो उनकी पद्धति है, जो हार्मनी पे बेस्ड है, जो नेचर पे बेस्ड है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग को सेंट्रलिटी नहीं है, वह जो पद्धति है वो काफ़ी अहम है और वही दुनिया को बचा सकती है। बातें और भी बहुत होंगी किसी और रोज़, लेकिन जो बातें मैं आज आपके सामने पेश करना चाह रहा था वो यही है कि ज्ञान विज्ञान का जो क्षेत्र है वो नॉलेज और पावर से बाहर नहीं है। ज्ञान विज्ञान का जो क्षेत्र है वो कोई इनोसेंट काम नहीं है। यही बात तलल आसाद जैसे मानव शास्त्री कह रहे हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजी है उसका कॉलोनियल प्रोजेक्ट से सीधा और गहरा रिश्ता है। इसलिए मैं आज अपील करूंगा कि जो आदिवासी समाज और वंचित समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, वो एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के तौर पे अपने समाज के समस्याओं को समझे, लिखें और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो वायलेंस हुआ है उसको दूर करने के लिए वो काम करें। और नॉलेज प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम स्टडी एंड स्ट्रगल, हम थियरी एंड प्रैक्टिस दोनों को साथ लेके चलें। और जो भी प्रोग्रेसिव तबका है जो कि गैर आदिवासी समाज का है, उसे भी यह बात समझने की ज़रूरत है कि आदिवासियों की भलाई में
जंगल के बचाव में, प्रकृति के बचाव में ही उनका भी जीवन और उनका भी अस्तित्व जुड़ा हुआ है। जंगल को काटकर बांधों में, नदियों में डैम बना के और एयर को, वाटर को, सॉइल को पोल्यूशन करके, हर चीज़ को पैसे के लिए बेच के, आदिवासियों को जीवन को संकट में डाल के, पेड़ पौधों को, जंतुओं को, एनिमल को, बर्ड्स को, सबके जीवन को संकट में डाल के जो गैर आदिवासी जो समाज है, जो शहरों में जीने वाला जो समाज है, वो भी संकट में आएगा और वो भी बच नहीं पाएगा। इसलिए वर्ल्ड इंडिजिनस डे पे हमें तमाम लोगों को बधाई भी देना है। इस दिन पर हम सब लोगों को इसे सेलिब्रेट भी करना है। लेकिन जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, जो एकाडमिक जगत में जो वायलेंस, जो हिंसा हुई है, उसके प्रति भी हमें करेक्शन करने की ज़रूरत है, ताकि हम एक बेहतर समाज बना सकें और यह समाज सबके लिए हो, जहाँ पे कोई छोटा कोई बड़ा ना हो। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।